आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस एंड लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशंस के बारे में। दोनों टॉपिक्स को साथ में कवर करेंगे सो दैट आप लोग इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझ सको। एक्सप्रेशन दोनों का अलग होता है और हम ये देखेंगे किस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन होल्ड करेगा या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस से। लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था जो कॉन्ग्रुएंस है दैट इज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम होता है। ये भी इम्प्लाई करता है दैट एम डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ये आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस की अगर हम बात करें तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का होता है, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, जहाँ पर ए को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 मॉडुलो एम। तो ये चीज़ इस तरीके से नहीं लिखी जा सकती वेयर ए इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। तो एक्सप्रेशन ये होता है। वेयर एज जब हम लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन होता है या उसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। क्योंकि लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन वर्ड इसमें है तो हम जो उसकी फॉर्म है वो ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हमें ये फाइंड करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस, इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं। सो क्वेश्चन इज 84x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉडुलो m। सॉल्यूशन m की वैल्यू यहाँ पर है 35 और जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करने की बात हो रही है वो है ये x। ओके तो हमें क्या करना है, जो हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर कॉन्ग्रुएंस की उससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे ये लिखा हुआ है, कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 84, b की वैल्यू मिल रही है 16 एंड c की वैल्यू मिल रही है 35। हमें चेक करना है जीसीडी ए का और एम का। सो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर रहे हैं डी से। डी इज जीसीडी ऑफ ए एंड एम दैट इज 84 और 35 का जीसीडी। इसका जीसीडी हम कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा 7। सो हमें ये चेक करना है कि ये जो 7 है वो इस b की वैल्यू को, b की वैल्यू यहाँ पर है 16, तो इसको डिवाइड करता है या नहीं। अगर डिवाइड नहीं करता तो उस केस में आप ये बोलोगे कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो कोई सॉल्यूशन होल्ड नहीं करता। सॉल्यूशन ना होल्ड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो x यूज़ हो रहा है इसकी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। एंड इन केस ये जो d है, जो जीसीडी है a और m का, ये अगर डिवाइड करता है b को तब आप बोलोगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो 7 जो है 16 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 7 डज नॉट डिवाइड्स 16। इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो कोई भी सॉल्यूशन होल्ड नहीं करेगा, डज नॉट होल्ड अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 10। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 135, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 10। जीसीडी कैलकुलेट किया हमने a और m का 135 और 10 का, तो जीसीडी मिला हमें d, जो कॉमन डिवाइज़र है वो हमें मिला 5। अब हमें चेक करना है कि 5 b की वैल्यू को डिवाइड करता है या फिर नहीं। तो 5 डज नॉट डिवाइड 6, तो अगेन हम ये बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन होल्ड नहीं करता, डज नॉट होल्ड द सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब हम डायोफेंटाइन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12x प्लस 501 y इज इक्वल्स टू 274। तो आप इन दोनों कॉन्ग्रुएंस और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस देख सकते हो। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे इसकी फॉर्म से तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 12, b की वैल्यू मिलेगी 501 और c की वैल्यू मिलेगी
274। जो हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस में किया था वही सेम काम यहाँ पर करेंगे। इस डायोफेंटाइन इक्वेशन के केस में हम ए और बी का जीसीडी फाइंड करेंगे, मतलब 12 और 501 का जीसीडी वो हमें मिलेगा 3। अब हमें सी की वैल्यू को चेक करना है कि क्या डी जो वैल्यू आ रही है, जो जीसीडी आ रहा है इन दोनों का, वो सी की वैल्यू को डिवाइड करता है या फिर नहीं। तो 3 डज नॉट डिवाइड 274, तो अगर डिवाइड नहीं करेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं रखेगा। सेम वही चीज़ है, अगर जो जीसीडी है वो डिवाइड कर जाता है तो सोल्यूशन मिलेगा और नहीं करता तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। वही सेम चीज़ रहेगी, बट जो डिफरेंस है वो फॉर्म का डिफरेंस है कि आपको कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको ए और सी, मतलब यहाँ पर जो लिखा होता है ये मोड में जो होता है उनका जीसीडी चेक करना होता है कि वो बी को डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं। बट डायोफेंटाइन के केस में क्या है, आपको ए और बी का जीसीडी निकालना है और ये चेक करना है कि वो सी को डिवाइड कर रहा है या नहीं। इसलिए दोनों टॉपिक साथ में कराए हैं सो दैट क्या सिमिलैरिटी है वो भी आप देख सको और क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x - 64y इज इक्वल्स टू 24। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b इज इक्वल्स टू 64, c इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पर इस केस में हम कंपेयर कर रहे हैं ax - by इज इक्वल्स टू c से, ठीक है। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम, जीसीडी कैलकुलेट किया था ए और बी का, तो 3 एंड 64 का जीसीडी कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा 1। हमें देखेंगे कि वो सी को डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं करेगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा, नहीं करता तो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इस केस में ये डिवाइड कर रहा है तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसी टाइप से आपको कॉन्ग्रुएंस और डायोफेंटाइन इक्वेशन में ये चेक करना है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा या फिर नहीं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस के केस में हम कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि जो फॉर्म है वो कुछ इस टाइप से हमें गिवन है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करो। तो कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि x की जगह पर क्या आएगा, ठीक है, या फिर x की ऐसी वैल्यूज जो इस कॉन्ग्रुएंट को सेटिस्फाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। तो जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ये बोला था वेयर a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, मतलब हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। तो यहाँ पर अभी फॉर्म कुछ ऐसी ही बन रखी है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 modulo 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 modulo 7। जब हमने x की जगह पे 1 वैल्यू पुट किया तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि जब हम ये लिखते हैं कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, तो वो ये इम्प्लाई करता है कि जो m है वो डिवाइड करेगा a - b को, ठीक है। तो उस वे से 7 डिवाइड करना चाहिए 3 + 2 को, मतलब 7 डिवाइड करना चाहिए 5 को। तो 1 की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट हम x की जगह पर 2 वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। सो क्या 7 डिवाइड कर रहा है 6 + 2 दैट इज 7, क्या 8 को डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में x की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। x की वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो 7 डिवाइड्स 9 + 2 दैट इज 7 डिवाइड्स 11। तो ऐसा भी नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती। x की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो 7 डिवाइड्स 4 3 ज़ा 12 + 2 दैट इज़ 14। तो यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट होल्ड कर रहा है क्योंकि 14 जो है वो डिवाइड हो जाता है 7 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस, ये आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7, ठीक है। तो जो बोला गया है कि हमसे कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करो, इसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पर काफ़ी छोटी थी इसलिए हमने हिट एंड ट्रायल से, लाइक एक बार मैंने 1 पुट करा, 2 पुट किया, 3 एंड 4th में मुझे आंसर मिल गया। बट काफ़ी बार ऐसा होगा कि हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें आंसर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड भी है।
अभी इस वाले केस में अगर मैं वो दूसरा मेथड लगाती तो वो काफ़ी वैसे भी लॉन्ग हो जाता, क्योंकि हमें जैसे मैं हिट एंड ट्रायल किया तो वही सेम चीज़ वहाँ पर वापस से करनी पड़ती। इसलिए जब वैल्यू स्मॉल है तो आप चेक कर सकते हो रैंडमली वैल्यूज़ को पुट करके क्या जो कॉन्ग्रुएंस है वो होल्ड कर रहा है या फिर नहीं, या फिर एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करने से जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 13x दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 28। सो इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम। और उसके लिए यहाँ पर जो 28 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 28, इसको डिवाइजर मानते हुए दैट 13 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर आ जाएगा 2, देन 13 एंड 2, 13 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 प्लस 1। देन अगेन यही हमें स्टेप तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देन यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 1, 1 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया तो उसको स्टॉप कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट जिस भी स्टेप पे 0 आ रहा है उससे एक जो पहले वाला स्टेप होगा वहाँ से जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया था तो हम 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 6। अब क्या करना है कि जो इससे ऊपर का स्टेप है बार बार हमें रिमाइंडर की वैल्यू को ही पुट करना है। 2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 6 एज इट इज़ रख देते हैं, 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस 13 इंटू 2। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, ये जो हमने स्टेप किया है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसको अब हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 6 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 28 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 13 इंटू 2। इसमें और इस वाले स्टेप में इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज़ 12, रेस्ट एज इट इज़ माइनस 6 इंटू 28। 1 इज इक्वल्स टू उसको सॉल्व कर देंगे 13 इंटू 13, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, यहाँ से 1 कॉमन आया था तो दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा माइनस 6 इंटू 28। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हमें चाहिए क्या, हमें कुछ ऐसा फॉर्म चाहिए। 13 एंड 28 है ना, सो 13 इंटू में समथिंग प्लस 28 में कुछ मल्टीप्लाई हो सच दैट 10 आ जाए। मतलब यहाँ पर जो a की वैल्यू आपको मिलेगी उसके मल्टीपल में, m की वैल्यू जो होगी उसके मल्टीपल में, और जो ये रिमाइंडर होगा इज इक्वल्स टू 10 आ जाए। ऐसी फॉर्म हमें चाहिए। तो आप देख सकते हो 13 इंटू समथिंग मिल गया, देन 28 इंटू समथिंग मिल गया। मतलब इस स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू समथिंग प्लस 28 इंटू समथिंग, मतलब माइनस 6 इसको मान लो, यहाँ पर आ जाएगा 13। अब हमें यहाँ पर चाहिए 10, तो हम इस पूरी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पर आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 130 प्लस 28 इंटू माइनस 60। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। इसको हम लिख सकते हैं 13, यहाँ पर 13 के साथ x का वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 130 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये आ जाएगा हमारा मॉडुलो में, और ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो अगर इसको हम कंपेयर करें क्वेश्चन वाले फॉर्म से तो ये आ रही है हमारी x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x, इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 130 मॉडुलो 28। बट क्योंकि 130 जो है वो 28 से ग्रेटर है तो इसको हम फर्दर डिवाइड करके आगे और रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 130 और इसको डिवाइड करना है
28 से। डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर मिलेगा 18। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 18 मॉडुलो 28। मैं इसको डिवाइड करके शो कर देती हूँ। 130 को डिवाइड कर रहे हैं हम 28 से। 28 4 ज़ा 112 एंड वी विल गेट रिमाइंडर 18। अगर जो भी नंबर आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन में मिल रहा है वो नंबर अगर इससे ग्रेटर है तो हम उसको फर्दर डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने का तरीका यही होता है। जैसे आपको 18 आंसर मिला है तो हम x इज इक्वल्स टू 18 नहीं लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंस में जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखने का वे होता है दैट इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 और जो भी मॉडुलो में चल रहा था वो आ जाएगा मॉडुलो 28। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 342 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 13। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो अगर इससे ग्रेटर है m की वैल्यू से तो हम डिवाइड करके इस कॉन्ग्रुएंस को थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। जब हम 342 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 2 ज़ा 26, 8 13 6 ज़ा 78, रिमाइंडर आ गया 4। तो हम इस कॉन्ग्रुएंस की जगह पर 342 की जगह पर हम इसका रिमाइंडर अपडेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 13। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया था उसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंस था 3x माइनस 2 मॉडुलो 7। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी m की वैल्यू से स्मॉलर थी, इसलिए हमने डिवाइड करके नहीं चेक किया। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें 13x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 28 था। तो 13 भी 28 से स्मॉलर वैल्यू थी, इसलिए हमने नहीं इसको अपडेट किया, मतलब रिमाइंडर नहीं इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया। बट आपके इस कॉन्ग्रुएंस को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर जो वैल्यू अगर आप देख रहे हो कि मॉडुलो इस m की वैल्यू से ग्रेटर है तो आप डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अपडेट कर सकते हो। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वही इस कॉन्ग्रुएंस का भी सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या है कि थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको चेक क्या करना होता है कि जो 13 है वो किसको डिवाइड करे, 4x माइनस 5 को डिवाइड करे। मतलब आप क्या वैल्यू पुट करो कि ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो जाए। तो जब आप 1 2 इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करोगे, जैसे x की वैल्यू आपने 1 पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज़ 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा, जो कि 13 जिसको डिवाइड नहीं करता। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 13 3 को भी डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 44 माइनस 5 दैट इज़ 13 डिवाइड करेगा 39 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 20 मॉडुलो 13। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एंड डायोफेंटाइन इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो एंड थैंक यू।